का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस यानी बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो जनरल साइंस का पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होता है। तो 50 क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम के व्यू से। तो ये आपका पार्ट 3 होने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें भी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। क्योंकि इस चैनल पे हम लोग सभी बिहार के एंट्रेंस एग्जाम जो भी होता है उसके से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। कल 12th नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या बताना है। तो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए, यानी समतल दर्पण जो है वो 72 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। दो है, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण हो गया और ये एगो समतल दर्पण हो गया। ये जो झुका हुआ है वो 72 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो इन दोनों समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, 360 और बटा थीटा वाला फार्मूला आपको याद रखना है। यानी कि 360 और बटा थीटा जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर 72 रखेंगे, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो कितने बार में कैंसिल आउट होगा, कितना बार में कैंसिल होगा दोस्तों, 5 बार में कैंसिल आउट होगा। यानी कि 5, इसका मान जो है आपका 5 आ रहा है। तो 5 जब विषम इसका मान जब विषम आता है, यानी कि विषम यानी कि 5 विषम है ना है, तो जब विषम आता है तो इसमें से 1 घटा लेते हैं। क्या करते हैं, 1 घटा लेते हैं। तो जब 1 घटा लेंगे तो क्या होगा आपका 4, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यानी कि आपको जब 360 बटा थीटा का वैल्यू आपका क्या आएगा, विषम आएगा, तो आपको क्या करना है, उसमें से 1 माइनस कर देना है। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 4 राइट आंसर होगा। यानी कि ये जो है आपका सही उत्तर होगा। 360 बटा थीटा का मान यहाँ पे विषम आ रहा है, इसलिए उसमें से -1 कर रहे हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण में 3 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है, यानी कि प्रतिबिंब जब समतल दर्पण में दिखेगा तो वो कितने मीटर पर सेकंड के वेग से भागता हुआ नजर आएगा। डबल आता है, हमने कल बताया था कि आपको चाल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये 3 दूना 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि आप समतल दर्पण के सामने 2 मीटर पर सेकंड के वेग से भागिएगा तो उसमें आपका 4 मीटर पर सेकंड के वेग से भागता हुआ नजर आएगा। ओके, तो आई होप आप इस बातों को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि किस एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। यानी जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण हो गया। ओके, ये समतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पे एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होगी, तो जब ये परावर्तित होगी तो परावर्तित तो इसी पे ना हो जाएगी। ऐसे जैसे ये आपतित हुई तो परावर्तित होगी, तो कैसे होगी, ऊपर इसी पे लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये परावर्तन का नियम जो होता है, जब ये लंबवत पड़ेगी तो लंबवत ही क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जब लंबवत पड़ेगी तो लंबवत रिटर्न हो जाएगी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि परावर्तन कोण और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताना है। तो आपतित तो इसी पे हुई और परावर्तित भी इसी पे हो गई, यानी कि आपतित इसी पे और परावर्तित भी इसी पे। तो थीटा का मान क्या आया, 0 आया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी कोण क्रिएट नहीं हो रहा है उनके बीच। ओके, यानी कि एक ही पद पर आ रही है और एक ही पद पर चले जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2008 आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व प्रतिबिंब प्रतीत नहीं होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक समतल दर्पण हो गया। अब इस समतल दर्पण के सामने कौन सा अक्षर को इसमें से है, ए बी है, ई एफ है, जी है और एम है, रखेंगे कि इसका पार्श्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी कि उल्टा नहीं दिखेगा, वो सेम टू सेम वही दिखेगा। तो जब बी को रखेंगे तो बी कैसा दिखेगा आपका, ऐसा दिखेगा। अब जब एफ को रखेंगे तो एफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब जब जी को रखेंगे तो जी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। लेकिन एम को रखेंगे तो एम इसी तरह दिखेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर होगा। एम जिस तरह रखेंगे उसी तरह दिखेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को भी। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई प्रतीत होती है, आपतित होती है, सॉरी दोस्तों, आपतित होती है। तो आपतित की तथा परावर्तित किरणों के बीच की कोण बताना है। तो आपको देखिए, मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण हो गया, इस पे एक 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री के साथ इस पे एक कोण आपतित हुई। ओके, अब ये 30 डिग्री का कोण आपतित हुई इस पे। अब तो परावर्तित कैसे होगी, 30 डिग्री पर परावर्तित होगी, तो ये इधर भी 30 बनाएंगी। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इधर 30 बनाई तो इधरों आपका 30 बना दी, तो ये 30 और ये 30 कितना हो गया, 60 हो गया। और आप जानते हैं पूरा का मान कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो है 30 है 30, आप दोनों को जोड़ के घटा लीजिएगा, यानी कि 60 को घटा लीजिएगा 180 में से, तो कितना आएगा आपका 120 जो है राइट आंसर के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे ये पूरा 180 होता है और ये आपका 30 डिग्री बनाया और ये आपका 30 डिग्री बनाया, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 60, और ये पूरा में से 180 में से 60 घटा लेंगे तो ये वाला जो मान है वो ज्ञात होगा, यानी कि 120 डिग्री जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है, तो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, अगले क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूड़ा जो होता है अपारदर्शी है, क्योंकि अब देखिए, अब क्या मतलब कारण है कि कांच जो है पारदर्शी तो होता है, लेकिन कांच द्वारा बना हुआ चूड़ा मतलब कि चूड़ी जो होता है वो आपका अपारदर्शी होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि चूड़े पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तित होकर लौट जाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 को यदि समझेंगे तो देखिए, प्रकाश का परावर्तित होकर लौट जाना, जब आपका पारदर्शी रहता है कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु पारदर्शी रहेगा, तो उस पर जब आप प्रकाश को आपतित कराइएगा तो वो क्या होगा, परावर्तित होगा नहीं होगा, वो उसी मार्ग में लौट जाएगा, यानी कि उसको पार कर देगा। लेकिन यदि परावर्तित हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये वाला वस्तु क्या हो जाएगा, आपका अपारदर्शी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपारदर्शी होने का कारण यही है क्योंकि ये परावर्तित होकर लौट जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के परास क्या है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट होता है। ओके, तो ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परास जो है आपका 3900 एंगस्ट्रॉन, इसको एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं दोस्तों, एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है, यानी कि 3900 से 7800 आपको याद रखना है। ये ITI 2010 में पूछा गया है और भी सारे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, 2014-15 में भी पूछा है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर है, यानी कि इसमें जो है प्रिंट नहीं किया हुआ है, एक ही गो दिया हुआ है 2010 में। तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन, ये अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण, था आकाश नीला दिखाई देता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। और जो है आपका बारिश में जो इंद्रधनुष बनता है वो आपका अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और प्रकीर्णन के कारण, तीनों के मिलने से बनता है। तो ये आपका बारिश वाला हो गया, यानी कि इंद्रधनुष वाला हो गया। तो इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटना होती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होती है, अपवर्तन भी होती है और आपका प्रकीर्णन भी होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बात करें इसी की, तो इसकी प्रकीर्णन के कारण ये जो है आपका आकाश नीला दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है, तो ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि 2 समतल दर्पणों को समानांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी कि ये बोल रहा है कि
जब दो समतल दर्पण को इसे समानांतर रखा जाए, एक दूसरे के समानांतर रखा जाए और इसमें जब एक वस्तु यहाँ पे रख दिया जाएगा तो इसमें प्रतिबिंबों की बनने वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो ये आपका अनंत हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा होगी, इसको गिना नहीं जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे अनंत जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंट्रेंस एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आप बातें को समझ गए होंगे। तो चलिए आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपको थीटा का मान दे दिया हुआ है, तो हमने क्या बताया था उस समय कि 360/थीटा, तो थीटा का मान 60 दिया हुआ है तो 60 लिख देंगे। 6 1 36, तो ये आपका 6 जो है सम आया है। यदि विषम आता तो इसमें से एक माइनस करते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पे 6 ऑप्शन है, थोड़ा सा मिट गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। यहाँ पे जो है आपका 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जो है आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे सम आया तो हो गया, लेकिन अगर विषम आता, 7 आता, 9 आता, 11 आता, इस तरह का आता, तो उसमें से एक माइनस करके हम लोग आंसर पिक करते। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसी को आपको एग्जाम में पिक करना होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो कि हमने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया समझाने का। उसके बाद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर ही रहिए। ओके, धन्यवाद।